आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और देखिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय शागन के ऑफिस में मौजूद। हमारा एसडीएम न्यूज चैनल का अभियान चल रहा है। जितने भी उम्मीदवार हैं, जितना हमें वक्त समय मिल रहा है, इसको वक्त निकाल के हम उम्मीदवारों से मुलाकातें कर रहे हैं और इनकी सोच, इनकी विचार को हम जनता के सामने पेश कर रहे हैं ताकि 15 तारीख के दिन आपको फैसला लेने में आसानी हो जाए। हमारा मकसद ये है, ना हम किसके पक्ष में है ना किसके विरोध में है, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है, हमारे पास जमहूरियत है। आज इसी तरह से जो हमारा मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, प्रभाग नंबर 14 के ये उम्मीदवार है अवैस कादरी साहब, समाजवादी पार्टी के हैं और बंदा खामोश तरीके से, कभी खुलकर कभी खामोश तरीके से कई सालों से ये काम कर रहे हैं। इनका सोशल मीडिया भी चलाते हैं, समाजी लोगों से जुड़ाव भी अच्छा है, सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन अब चुनाव का टाइम आए, अब इनके अज़ाइम क्या है, इनकी सोच क्या है, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आज के हालात क्या है, ये सारी बातों का हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो लोकतंत्र का जो आपने हक अदा किया, यानी कि आपने चुनाव में हिस्सा लिया, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। उसके लिए आपको सबसे पहले मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंसारी साहब कि आपने मुझे मुबारकबाद दी। साथ साथ सभी को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं अवैस कादरी, मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम जी, जिन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं एक समाजवादी पार्टी का रुकन बनूं और यहाँ से उम्मीदवारी लूँ। और मेरे जो जितने भी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ के शहर, सबका शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने उनकी पार्टी का नुमाइंदा बना के मुझे खड़े करा। और समाजवादी पार्टी इस शहर के लिए कोई नई पार्टी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद अवैस कादरी है। मैं 14 से खड़ा हूँ, जिसके अंदर नवाबपुरा, जिंसी, रमनस्तपुरा, संजय नगर, बायजीपुरा, ये इतने क्षेत्र आते हैं। सर, एक सवाल है कि ये सिंगल वार्ड भी नहीं है, प्रभाग है और बहुत ताकत लगाना पड़ रही है और यहाँ पर ना आपकी पार्टी का ना कोई खासदार है, ना कोई माजी है, ना आमदार है, ना कोई नगर सेवक है। उसके बाद इस चुनौती को स्वीकार करना और मैदान में कूदना एक साहस भरा काम है। तो इतनी बड़ी चुनौती को आपने स्वीकार कैसे किया? पहली बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने ज़िंदगी से नवाजा और चुनाव में लड़ना हमारा हक़ है भारत के संविधान के हिसाब से। दूसरा, समाजवादी पार्टी एक ऐसा बैनर है जो हमेशा ही तमाम समाज के लिए काम करता हुआ आया है और मैं जिन कायद को अपना मानता हूँ, अबू आसिम जी, जिनके नेतृत्व में आज मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिनकी सरबराही से, वो एक ऐसा चेहरा है कि वो हमेशा से ही हर समाज के लिए रोड पे आए काम करें। अंसारी साहब, आपको उदाहरण तौर पे बताते चलो, हाल ही में जो किराड़पुरे का जो मसला हुआ है, उसके अंदर शेख मुनीर साहब अल्लाह शहीद हो गए, आज हमारे बीच नहीं है। इनके लिए भी हमारे कायद अबू आसिम जी यहाँ आए, उनके घर पे पहुँचे, घर वालों को उन्होंने जो है तो तस्कीन दी, साथ साथ उनका जो है तो जो कोर्ट का मसला भी वो देख रहे हैं। साथ साथ बताते चलो, मैं नवाबपुरे से रहता हूँ। कुछ साल पहले जो नवाबपुरे के अंदर जो हादसा हुआ था, दंगल हुआ था, उसके अंदर जो बच्चा शहीद हुआ था हारिस कादरी, उसके लिए भी अबू आसिम जी पहुँचने में सबसे पहले थे। उन्होंने भी आए थे, जो मदद करना थी वो मदद उन्होंने करे, लोगों से शांति की अपील करे। और हमेशा ही अबू आसिम जी जब जब औरंगाबाद के अंदर किसी भी औरंगाबाद या महाराष्ट्र लेवल पे किसी भी समाज के लिए अगर आवाज़ उठाने में, अगर आप देखेंगे ये 30 सालों के अंदर उन्होंने बेबाक संविधान में आवाज़ उठाई है और आवाज़ ही नहीं उठाई है, लोगों के लिए उन्होंने मदद के लिए दौड़ धूप में आगे भी आए। जी, लेकिन सर आप ये बोलिए कि आप जैसा ये तो है, लेकिन अब चुनाव अगर ऊपर वाला, हमारी तो नेक ख्वाहिशात है, लेकिन अगर आप चुन के आ जाते हैं तो सर वार्ड में ऐसे कौन से ऐसे काम हैं कि जो आपको लगता है करना ज़रूरी है और आवाम की एक लाजमी ज़रूरत भी? सबसे पहले तो मैं ये बताते चलो कि महानगर पालिका के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं, रोड, ड्रेनेज, सफाई, लाइट, आज 7-8 साल से इलेक्शन नहीं हुए तो भी काम चल रहे हैं जी। लेकिन बुनियादी सहूलियात का आज भी फुकदान है जी। आपको बताते हो चलो कि आज भी हमारे पास दवाखानों में दवाइयाँ मौजूद नहीं है बीपी शुगर की। जी। जो गरीब लोग वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, जो बूढ़ी औरतें बीपी शुगर की, आज वो मौजूद नहीं है। 2 महीने से आज दवाई नहीं है। जी। तीसरा, नल भले ही घर के सामने पर नल में पानी नहीं है। जी। आज स्मार्ट सिटी के मतलब ये होता है कि 24/7 जो है तो उनको पानी मिलना चाहिए। आज 10 दिन में एक बार पानी मिला। तीसरा, मैं आपको बता दूँ, नवाबपुरे में शाहगंज में 2 हादसे बड़े हुए थे, आग लगी थी। जी। आज 10 साल से पानी की टांकी के पास फायर सब स्टेशन पास होकर पड़ा हुआ है, वो अभी तक फायर स्टेशन बना नहीं। अगर वो बन जाता है तो आने वाले कल में अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा होता है
तो गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुँचने को 5 मिनट लगेंगे और सड़कों से आने को 20 मिनट लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आग जब एक भयानक स्वरूप लेंगे तो कैसे लेंगे। तो बहुत भयानक होती है, सही बात। तो वो सब स्टेशन का लिए मैंने डेलीगेशन दिया था और आपकी दुआ से अब वो कैमरा इसलिए बता रहा हूँ कि वो सब स्टेशन पास भी हुआ था, मगर ना जाने क्यों उसे अभी तक बनाए नहीं गए, बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा ये कि आज आंगनवाड़ियों की कमी की वजह से इस इलाकों में हर औरत जो गरोदर माताएं होती है, हमारी माएँ बहनें, तो इनके 5,000 रुपये की जो मातृवंदना योजना के जो पैसे आते हैं सरकार से, वो नहीं आ पा रहे। इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। अगर मैं चुन के आता हूँ तो सबसे पहले मैं महिलाओं में मिलने वाली योजनाएं और महिलाओं को मिलने वाले जितनी प्रशिक्षण फ्री होते हैं सिलाई के, बुनाई के, कढ़ाई पे, इसके ऊपर ज़्यादा काम करूँगा। इसके बाद मैं महिला मीटिंग रखूँगा ताकि लोग नशे से पाक हो सके। आज एजुकेशन की कमी की वजह से बोलो या हालात की कमी की वजह से बोलो, लोग नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एडिक्शन बन रहे हैं। चबूतरे पे, रास्ते पे लोग आपको तो गेम खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर अपने नशे में दिखाई देंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम इसको एक दूसरे से सर जोड़ के बैठे और ये मसले को हल करें, ना कि सिर्फ प्रशासन पे अपना ठीकरा ठोके। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अवाम आगे आए इसके लिए और जनता इसको आगे लेके अपने खुद काम करे। सर लेकिन एक बात यह है कि आज शहर के अंदर आप देख रहे हैं कैसी उथल पुथल का माहौल है। एक सज़ा ये बुलंद हो रही है, जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, किसी एक उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वह फ़िरक़ा परस्तों को जो वो मतलब उनको नुकसान पहुँचे, उनके मंसूबे नाकाम हो। और आप भी एक बहुत बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। समाजवादी पार्टी के अपने उत्तर प्रदेश में उसमें उनके मुख्यमंत्री बड़े, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी ऐसी अपीलें भी जारी हो रही है, ऐसा माहौल भी क्रिएट हो रहा है। तो ये इस तमाम अपीलों को कैसा देखते हैं? देखिए, जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि आप किसी को सपोर्ट दो, किसी को समर्थन दो, तो पहली चीज़ ये कि इलेक्शन लड़ा इसलिए जाता है कि जो लोगों के मसाइल को समझता है वही लीडर समझता है जी। अब ये जो लोग होते हैं जो ऐसी बातें करके या फिर पैसे के दम पे डरा के धमका के जो काम करते हैं, ये ऐसी षड्यंत्र रचते हैं जिससे हकीकत का कोई लेना देना नहीं है। ये कभी इस पलड़े में बैठते हैं, कभी इस पलड़े में बैठते हैं। जहाँ तक कि आपने बात करे कि कोई फ़िरक़ा परस्त ताकत है, अब हमारी यहाँ की कुछ जिसके पीछे स्पेशल मुसलमानों का ठप्पा लगा है, उन्होंने कई जगहों पे बीजेपी से भी समर्थन कर दिए। आज देखिए ना, एक बच्चा शहीद हो गया हारिस कादरी, जिसको एक पुराने आमदार का आश्वासन था कि मैं इसके लिए कार्रवाई करूँगा, वो आज तक पूछे कभी अपडेट ले नहीं सके आज तक। फिर ऐसी फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ दोनों तरफ की क्या काम की? हम तो चाहेंगे कि समाजवाद आगे बढ़े ताकि हम समाज से लुके हुए हर धर्म के लोगों के मसाइल को उठा सके और हम सब गंगा जमुना तहजीब में मिलकर रहे ताकि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा शहर अमन अमान में रहे और तरक्की करे। सर ये तो हो गई, लेकिन अगर मैं मुसलमानों की मसाइल की बात करूं, क्योंकि आप भी समाज सेवक हो, आपको भी सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन चूँकि इन कैमरा बात हो रही है तो मैं आपके बात को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास कई गरीब लोग हैं, उनके बच्चों को या लड़कियों की शादियों के मसले आते हैं, एजुकेशन के मसले आते हैं और कुछ हालात के बारे होते हैं, कोई हादसा हो जाता है, कोई मदद इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए स्पेशल कोई मंशूर आज़ाम है क्या आपके पास? बिल्कुल, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अबू आसिम जी हमेशा ही गरीबों के लिए मदद करते आए। गरीब या कोई जिसको ज़रूरत है, उसको गरीब नहीं कह सकते, जिसको ज़रूरत है मदद करते आए। तो हमारा आइंदा का अज़ाइम ये है कि बेरोज़गारी और घरों में बैठी हुई बच्चियाँ, इनके रिश्ते जो है ना, कुछ माली मदद नहीं होने की वजह से या कुछ सही संगम नहीं होने की वजह से कोर्ट कचहरी और घरों में बैठी हुई। तो आगे चल के अगर मैं चुन के आता हूँ तो ये अज़्म रखता हूँ कि हम अबू आसिम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे उनको यहाँ ला के हर वार्ड के अंदर एक एक इज्तिमाई शादियाँ रखेंगे ताकि ये बोझ भी लोगों के कंधों से कम हो जाए। और यहाँ पे मेरी ख्वाहिश ही है कि मेरे क्षेत्र के अंदर अभी तक किसी भी महानगर पालिका का ना कोई शादी खाना है, ना कोई बहुत बड़ा औरतों के लिए सिलाई बुनाई कढ़ाई का कोई ऐसा बड़ा हॉल है। तो यहाँ पे मैंने जगह भी देख के रहा हूँ, अगर आता हो तो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहला मेरा काम यही है कि जो मेरा जिनसी का दवाखाना है जो मेरे क्षेत्र में आता है, वहाँ पे मुफ्त डिलीवरी का इंतज़ाम करूँ। इसके लिए मेरी कई ट्रस्टों से बात भी हुई है, जिसके अंदर सारा फाउंडेशन हो गए, 2-4 फाउंडेशन ऐसे हैं जिनसे बात हुई है, जो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम जो है तो कमिश्नर साहब से मिल के अगर आप आते हैं तो हमारे तरफ से हम जो है तो मुफ्त डिलीवरी का वहाँ इंतज़ाम करके देंगे, जो भी एग्रीमेंट रहेगा महानगर पालिका का। दूसरा काम जो है तो शादी खाने के लिए भी हमारे पास जिनसी में जगह है जी, तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी आगे काम चलने वाला है। सर एक बात ये भी है कि जैसा मैंने आपने शादी खाने का बताया, इज्तिमाई शादी का बताया, ये सारी बात बताया, लेकिन और भी नौजवानों के जो मसले हैं
खासकर रोज़गार के मसले हैं, एजुकेशन के मसले हैं, बच्चे पढ़ा नहीं सकते हैं, बेटियां हमारी जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और एक माहौल देखा जाता है कि लोग दत्तक लेते हैं, गोद लेते हैं, 5 बच्चे 6 बच्चे। क्या इसके ऊपर भी कोई मंसूबा है आपकी नज़र में? हाँ देखो, झूठ बात तो नहीं, कैमरे के सामने है, ये अभी तक अक्ल में नहीं था। जैसा आपने दत्तक लेने की बात कही, तो इंशाअल्लाह ताला हम तो इसके लिए चुन के आने के बाद हमारे जितने भी आमदार है, खासदार है, हमारी पार्टी के कई सारे आमदार हैं, हम उनसे जाके मीटिंग करके कहेंगे कि भाई जितनी भी है इन्हें दत्तक लो, और उनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे शहर के कई ऐसे यहाँ पे अच्छे लोग हैं, नामवर लोग हैं, जो शायद हमारे जाने के बाद, बैठने के बाद इस काम को अमली जामा पहना के इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे, ताकि लोगों को पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए आसानी हो और बेरोज़गारी हमारे समाज से, हमारे घरों से दूर हो। सर आजकल हम देखते हैं कि लोग मतलब 30-35% मुसलमानों को बड़ा तफा किराए से रहता है, 8,000 10,000 किराया भरना मुश्किल हो जाता है। यानी यूँ समझ लो कि भाई हम जो कमा रहे हैं मुसीबत से, रिक्शा चला के, मट्टी काम करके, छोटा मोटा कारोबार करके, बस किराया दे दो और खा लो, फिर कल का अल्लाह मालक, ये मामला चल रहा है। क्या प्रभाग की हद तक जो किराएदार लोग हैं उनको अपना घर नसीब हो जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना बोलो, घरकुल योजना बोलो, वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के ज़रिए से बोलो, या और भी है, क्या इसके मतलब अबू आसिम के ज़रिए से या आपकी मतलब उनकी बातचीत करके इसके ऊपर भी कोई लाहेमल तैयार करने वाले हैं क्या, या आप क्या सोच रखते हैं? मैं इसमें तो पहले ये सोच रखता हूँ कि जो रामाई आवास योजना है, ये जो है ना, ये स्लम एरियो के लिए आती है जी स्पेशल, और कुछ बीच में स्कीम जो आई थी वो किराए से मकानदारों के लिए थी, मगर उन्होंने उसको ऐसी तांत्रिक अड़चन डाल दिए। अभी जिसकी ड्रॉ हुआ महानगर पालिका में 1,000 7,000, आप मेरे को बोलो, अगर एक आदमी 3 लाख रुपए भरता है जी और उसके बाद उसको बाकी किस्तें भरने को मिलती है, तो 1 लाख रुपए में प्लाट लेके वहाँ पड़ेगा, मैं बना क्यों नहीं लेंगे अपना घर? अच्छा ये 5 साल इंतजार क्यों करेंगे इनका? जी बोले तो ये तो प्रशासन की अनदेखी बता रहा हूँ मैं आपको, इन्होंने जो लाखों रुपए जमा करके तुमसे पैसा लेके तुमको बना के दे रहे, जी तो ये तो गलत है। दूसरा, अभी हाल ही के अंदर हमारे जो सीईओ साहब बैठे हुए हैं, अच्छे आदमी है, और अभी वक्फ मिनिस्टर भी ठीक दिखाई दे रहे हैं, अबू आसिम जी से बात करेंगे हम, कि वक्फ बोर्ड के बहुत सारे यहाँ पे ज़मीनात खाली पड़ी हुई है, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो इमाम और मौज़न का मसला था इनके घरों का, जी इसके लिए इनको मकान मिले जाए, और बाद में ये लोगों के लिए भी वहाँ पे जो है तो मकान बनाए जाए। ऐसी मैं दरख्वास्त हमारे अबू आसिम जी से करूँगा कि वो इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाए, ताकि लोगों के घरों के मसाइल हल हो सके। सर एक बात ये भी है, जैसे घर की बात चल रही है, तो आज क्योंकि मैं शहर में घूम रहा हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि अंतर साहब अगर कोई उम्मीदवार से इंटरव्यू ले तो ये हमारा सवाल उन तक पहुँचा दे। ये ना मतलब ये मेरा सवाल नहीं, ये जनता के मन का सवाल है कि मान लो अगर हमके 5 एकड़ ज़मीन ले रहे, 2 एकड़ ज़मीन ले रहे, और वो प्लाट सस्ते में पड़ता है, और वही किस्तों में इंस्टॉलमेंट में दे रहे, ताकि अपनी मर्जी के हिसाब से कैसा भी कच्चा पक्का बना ले। क्या अबू आसिम साहब से कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले के साहब हमको मदद मतलब किस्तों में देना है, फ्री में भी नहीं देना है, 2 साल 5 साल फिरना है, ये एक हट की बात है, ये बहुत हाई लेवल की बात है। क्या एक इस तरह की इस हद तक भी जाएंगे आप इंशाल्लाह चुटकी आने के बाद? आपने बहुत अच्छा सजेशन दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले कल के अंदर 2029 जो है तो विधानसभा का इलेक्शन रहेगा, इंशाल्लाह। तो हम चाहेंगे कि हमारा कैंडिडेट ऐसा अगला उतारे बड़ा, कि वो सबसे पहले वो ज़मीन अलाट करके, प्लाट अलाट करे, और उसके बाद इलेक्शन में उतरे। क्या बात? तो आसिम जी से हम ये मांग करके, प्रपोजल तैयार करके, सर्वे करा के, जिन जिन लोगों को ज़रूरत है सबसे पहले वो काम करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, इंशाल्लाह चाहेंगे कि इसके ऊपर काम हो। आपने जो सोचे, इसके ऊपर अगर सोचा जाए कि अगर लोगों को पैसे लेके किस्तों में अगर थोड़ी तरतीब दे दी जाए, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम होगा। आखिरी में आपके प्रभाग की जनता के नाम, क्योंकि कश्मकश का माहौल है, अफवाहें चढ़ रही हैं, गर्दिश चढ़ रही हैं, पैसों की भी बात हो रही है, ताकत का मुजाहरा हो रहा है, लड़ाई झगड़े का माहौल है, एक अजीब डर का भी माहौल पैदा हो गया है, खौफ का भी माहौल पैदा हो गया है। ऐसे हालात में अपने प्रभाग के जो नौजवान जो मतलब एक छोटी मोटी बात में नाराज़ हो जा रहे हैं, झगड़े पे आमाद हो जा रहे हैं, एक अमन का पैगाम क्या है आपकी तरफ से? मैं मेरे प्रभाग के सभी लोगों से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला के वास्ते इस इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़े। इलेक्शन का मतलब ये होता है कि हमारा नुमाइंदा चुन कर देना, जैसा इस्लाम बताता है कि 4 लोगों में से एक चुन के अपना अमीर बनाया जाए। बस इस प्रक्रिया को उसी तरह रहने दे, इसको अपने ज़ाती झगड़ा ना बनाए, और जो झगड़े हो गए उसके ऊपर लानत करे, शैतान की लानत डाले, क्योंकि हमको एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। और जो लोग भी ऐसे अफवाहें फैलाए तो उनको अफवाहों से रोके, उन्हें कहे कि अपना प्रतिनिधि चुनने का, अपना लीडर चुनने का हक इस्लाम ने सबको दिया है जी। और आप जैसा कह रहे हैं हमारे पास में कोई खौफ का माहौल नहीं है जी। कल जो हादसा होना था हो गया।
अल्हम्दुलिल्लाह 14 नंबर वार्ड जो है अपना प्रभाग जो है इसके अंदर लोग शांति प्रिय लोग हैं और सभी समाज के लोग अच्छे हैं। अगर कोई किसी को बुरा कहता होगा तो मैं कहता हूँ कि वो गलत कह रहा है, वो चुनावी बातों के अंदर किसी पे कीचड़ ना उछाले, पर के अपने गिरेबान में देख ले। हमारे पास सभी लोग अच्छे खड़े जी। दोनों तरफ से। आखिरी में आपकी चुनाव के लिए आपकी जनता से कोई पैगाम पर्सनली आपकी तरफ से? मैं मेरे तरफ से जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन्हीं को सलाम कहता हूँ, जो नहीं जानते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वार्ड बढ़ चुका है बाजीपुरा संजय नगर। मैं उनसे इतना ही कहता हूँ कि मैं 11 साल से आज समाज में लोगों के बीच हूँ। मैंने कई मसाइल को लेके महानगर पालिका आवाज़ उठाया है, मगर आने वाले कल में दवाखानों के लिए मेरी पहली उम्मीद है, दूसरा स्कूल, और तीसरा अभी जो डीपी प्लान के अंदर जो खदीम मसाजिदों को तोड़ा जा रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश है, आप इसको समझिए। अगर इसको आपको रोकना है तो आपके बीच के नुमाइंदे को ही चुन के देना पड़ेगा। इसलिए आने वाले कल में 15 तारीख को आप साइकिल के बटन के आगे वोट दे और मुझे चुन के लाए। मैं इसे आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे नहीं चुन के दे रहे, आप समाजवादी पार्टी को चुन के दे रहे, आप अबू आसिम आज़िम जी को चुन के दे रहे। बस मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह। सर एक सवाल जहन में आ गया, उसको दोहरा दूँ। ये चुनाव के बाद SIR जो NPR का मसला चल रहा है, इसके बारे में आप भी सक्रिय कार्यकर्ता है, आपको भी काफ़ी नॉलेज है, और अबू आसिम साहब ने इसके ऊपर आवाज़ भी बुलंद की है। समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है इसके बाद, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके बारे में जो तैयारियां होने वाली है, इसमें अबू आसिम साहब के जरिए से मदद से आप क्या भूमिका देने वाले? पहली चीज़ ये आपको बताते चलो कि नवाबपुरा, बाजीपुरा, संजय नगर की तमाम 2002 की जो यादियाँ लगने वाली थी वो हमने डाउनलोड करके रख ली है, जो लोगों की मदद के लिए थी। तीसरा, वो कोई हार्ड प्रक्रिया नहीं है, लेकिन पहले तो हम ये गुजारिश ये करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो ना आए, ताकि दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। तीसरा, इसके लिए हम हमारे अबू आसिम जी से आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाते आए हैं कि SIR महाराष्ट्र में ना लागू हो, जिसकी वजह से कोई गरीब परेशान हो, क्योंकि आज आदमी एक साधारण जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशान हो गया है। तो हम यही चाहेंगे कि कागज़ों की प्रक्रिया को छोड़ के अगर हुकूमत, ये BJP हुकूमत जो आज गरीबों को सता रही है, डरा रही है, ये डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, लोगों को सताए ना, लोगों की परेशानियों को समझे, लोगों की बेरोजगारी को समझे। आज आपने आपला दवाखाना तो भले ही खोल लिए, लेकिन वहाँ डॉक्टर कुर्सी बैठे हुए नहीं, इतने बुरे हाल है। तो मैं अभी नहीं चाहूँगा कि कुछ चीज़ों को उजागर करूँ ताकि वो हो, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्शन में लोग कीचड़ उड़ा के चढ़े जाते हैं। मैं लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप अपने स्कूल में, महानगर पालिका के दवाखाना में चक्कर मारिए, वहाँ डॉक्टर टीचर अवेलेबल है कि नहीं है देखिए, ताकि डॉक्टर रहेंगे तो इलाज कर पाएंगे। डॉक्टर कुर्सी पर नहीं है, लोग देखते आप प्राइवेट में चले जाते साहब, वहाँ पैसों का जेब से पैसा भरना पड़ता है, फिर ये इतने बड़े बड़े ढांचे खोल के क्यों रखें? जी। आज औरंगाबाद के अंदर 150 के ऊपर कारपोरेशन के दवाखाने और आपला दवाखाना, आशा आरोग्य वर्धनी केंद्र हो गए, जो मुफ्त में सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। इतने दवाखाने हैं, करोड़ों रुपए का करोड़ों रुपए खर्च हुए अभी, मगर अभी तक के वहाँ पे सीजर डिलीवरी का प्राविधान उन्होंने कर नहीं पाए हैं, और नॉर्मली डिलीवरी होती है जिसका रेशियो भी 2% का है। इस पर फिर इंशाल्लाह कभी बात होगी तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये भोंगड़ कारोबार क्या चलता है, जिसके लिए महानगर पालिका में पढ़े लिखे अच्छे समझदार आदमी को भेजना क्यों जरूरी है। एक सवाल जनता से जुड़ता हुआ कि आप चुन के आने के बाद आपके प्रभाग के शहर के जो जन्म प्रमाण पत्र में दुश्वारी आने वाली है, उसकी रहनुमाई करेंगे आप? इसके लिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वकला का पैनल बैठेगा और हम जोन अधिकारी को ला के हर गली के अंदर ला के वो कैंप लेके वहीं उसका निपटारा करेंगे, ताकि आपको महीनों गिनती कारपोरेशन जाने चक्कर मारने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, इस तरह से आवेश कादरी साहब से मेरी मुलाकात हुई। जैसा मैंने पहले कहा कि SDM न्यूज़ चैनल की टीम जो है तो अलग अलग उम्मीदवारों से मुलाकातें ले रही है, और उनके नज़रियात, उनके ख्यालात, उनके जज्बात, उनके एहसास आपके प्रति, आपके वार्ड के प्रति, आपके प्रभाग के प्रति क्या है, ये स्तंभ और उनकी सलाहियत, उनकी सोच हम आप तक पहुँचा रहे हैं, ताकि 15 तारीख के दिन आपको किस उम्मीदवार के हक में फैसला करने में आसानी हो जाए। खैर, ये तमाम बातें आपकी अदालत में है, यानी कि जनता की अदालत में है, लेकिन 2-3 बात को मैं खासतौर से मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही है, कि वाकई जो लोग किराए से रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा रास्ता ज़रूर होना चाहिए। बड़े बड़े लखपति लोग, आमदार खासदार लोग हैं, इन्होंने जो है तो अगर इनके लाखों रुपये बैंक में पड़े रहते हैं, कारोबार में अटके रहते हैं, अगर 4-5 एकड़ ज़मीन लेके डाले और मुद्दल भाव में अगर इंस्टॉलमेंट से दे तो घर नसीब हो जाएगा, प्लाट नसीब हो जाएगा। ये है कौम की सच्ची हमदर्दी। न तो क्या है, फिर वो ज़ख्मी हो रहे, फिसाद हो रहे, अंदर जा रहे, छुड़ा के ला रहे, और ये बोले कि हमने बहुत बड़ा काम करे। तो खैर वो भी काम होता है अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बुनियादी बात है, रोज़ी रोज़गार की बात है, इज्तिमाई शादी की बात है, पढ़ाने की बात है, लिखाने की बात है, तो इसके ऊपर जैसा एक नौजवान ने अपने अज़ाइम को, अपनी सोच को ज़ाहिर किया है,
अब कोई लोग ये कमेंट ना करे भाई, अरे भाई ये बंदा ये है, लेकिन अबू आसिम साहब है, कोई नंगे भुक्के आदमी नहीं है और बड़े बड़े उनके खासदार, वो सारी बातें हैं, सबको पता है। लेकिन एक बात है, देखिए एक नेशनल सी बात है, अगर हम किसका साथ देंगे तो उसके दिल में भी दया माया रहेगी, एक नेशनल चीज़ है। लेकिन अगर हम ही धुतकार देंगे और फिर बोलेंगे कि भाई उन्होंने हमको साथ देना, तो आज के ज़माने में घर में जो भाई को साथ नहीं देता बगैर मुफाद के, ये एक नेशनल चीज़ है। बहरहाल मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बहरहाल चीज़ ज़रूर है, अगर हम किसके साथ जुड़ रहे हैं तो हमें भी ताकत दे के पहले ताकत देने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको ताकत देने की ज़रूरत है, बाद में 5 साल इनसे काम लेने की ज़रूरत है। बहरहाल ये लोकशाही है, आपको इख्तियारात है अपनी नुमाइंदा चुनने का। मैं इतना ही कहूँगा, देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।